मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे और मैं नई जिंदगी के ख्वाबों में गुम थी। मगर उन दिनों मैंने एक चीज साफ महसूस की कि मेरे शौहर आमिर हमेशा अपने वालिद रशीद के सामने दबक कर रहते थे, जैसे उनके अंदर कोई खौफ बैठा हुआ हो। शादी की पहली ही रात आमिर ने मुझसे कहा था कि अब वो बहुत गुस्से के आदमी हैं, इसलिए उनकी हर बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वरना वो तूफान खड़ा कर देते हैं। मैंने उसे हंसी में टाल दिया, मगर चंद दिनों में मुझे भी रशीद के सख्त लहजे और करख्त रवैये का अंदाजा हो गया। वो छोटी छोटी बातों पर आमर को डांट देते और उसका रंग जर्द पड़ जाता। 5वें दिन सुबह सवेरे आमर ने खुश होकर कहा कि आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मेरा दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन कमरे से निकलते ही रशीद की गर्जदार आवाज गूंजी, कारखाने में तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से नुकसान हो रहा है और तुम यहाँ बीवी के साथ वक्त जाया कर रहे हो। आमिर के चेहरे पर हवायां उड़ने लगें। उसने मुझसे माजरत की और जल्दी से तैयार होकर फैक्ट्री चला गया। मेरा दिल बजसा गया, मगर सोचा नए घर में सब्र ही बेहतर है। मैं बावर्ची खाने में जाकर बर्तन धोने लगी, क्योंकि शादी के तीसरे ही दिन रशीद ने मुलाजिमा को निकाल दिया था और कहा था कि जब घर में बहू आ गई है तो नौकर की जरूरत नहीं। दिन भर के कामों से नढाल होकर जब अपने कमरे में जाने लगी तो रशीद ने मुझे आवाज दी। मैंने फौरन दूपटा दरस्त किया और उनके कमरे में चली गई। वो मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। मैंने अदब से पूछा, आबूजी कुछ चाहिए? उन्होंने होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, दूध पीना है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं फौरन किचन गई, फ्रीजर से दूध निकाला और गिलास में डालकर उनके कमरे में ले आई। गिलास रखते ही उठने लगी तो रशीद बोले, बैठो न कुछ देर। घर में तुम्हारे अलावा कौन है मुझसे बातें करने वाला? वहां कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बस्तर के कोने पर बैठना पड़ा। उनकी नजरें मेरे चेहरे से चलते चलते सारे बदन पर रखने लगे और मुझे अपने दुपट्टे का ज्यादा ख्याल आने लगा। उन्होंने गिलास लबों से लगाया, मगर फौरन हटा दिया और बोले, ये बहुत ठंडा है, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। मैंने जल्दी से गिलास उठाया और किचन की तरफ दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीने के कतरे नमोदार हो गए थे। दूध को गर्म करके दोबारा ले गई तो रशीद ने मेरा हाथ थाम लिया। एक लम्हे को यूं लगा जैसे मेरे जिस्म में करंट दौड़ गया हो। मैंने घबरा कर हाथ छुड़ाया तो वो हंसने लगे और बोले, कहाँ जा रही हो? बैठो, कुछ बातें कर लो, तन्हाई काट खाती है। उनकी आवाज में अजब खंग थी जिससे मेरा दिल मजीद बेचैन हो गया और मुझे पहली बार लगा कि इस घर में मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। अगले दिन जब आमर सुबह सवेरे फैक्ट्री चला गया तो मैंने पूरे घर के बर्तन धोए, फर्श साफ किया और बावर्ची खाने की सफाई मुकम्मल की। थकी हारी अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि रशीद ने फिर मुझे आवाज दी। इस बार मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए, क्योंकि कल रात का मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैंने खुद को संभाला और दोपटा अच्छी तरह लपेटकर उनके कमरे में दाखिल हुई। रशीद कुर्सी पर बैठे हुए थे। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, समीरा, कल तुमने मुझे बहुत अच्छा दूध दिया, मगर आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास बैठो और थोड़ी देर साथ दो। मैंने हचक जाते हुए कहा, आबूजी मुझे अभी खाना भी बनाना है। मगर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा बैठो तो बैठ जाओ। मैं मजबूर होकर बस्तर के किनारे पर बैठ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगे और उनकी नजरें मेरी चादर के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैं उठने लगी तो रशीद ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, तरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस साथ दो तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए, मगर जबान जैसे गंग हो गई। रशीद का लहजा कभी नर्म और कभी सख्त हो रहा था। उन्होंने मेरे कान के करीब आकर कहा, आमर कमजोर है, वो तुम्हें खुश नहीं रख सिकता। असलमर्द की ताकत देखनी है तो मेरे साथ रहो। इनके अल्फाज मेरे वजूद को काटने लगे और मैंने पूरी कुव्वत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो मुझ से ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने मुझे खींचकर अपने करीब कर लिया और मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। मैं बार बार कहती रही, अबूजी ये गलत है, मगर वो बेपरवाह थे। उनके चेहरे पर एक वहशी मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद जब वो कमर पर हाथ फेरने लगे तो मैं पूरी ताकत से चीख पड़ी, मगर घर में सुनने वाला कोई ना था। रशीद ने कहा, चीखने का कोई फायदा नहीं, आमर शाम तक वापस नहीं आएगा। ये सुनकर मेरे हवास जैसे छिन गए। मैंने दोबारा हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो वो और सख्ती से जकड़ने लगे। लम्हा बेलम्हा मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था और मेरे अंदर की मासूम लड़की टूटती जा रही थी। मैं सिर्फ सोच रही थी कि अगर आमर ने ये सब देखा तो वो क्या समझेगा। लेकिन रशीद मुसलसल अपने अल्फाज और हरकत से मुझे बेबस करते जा रहे थे।
कमरे की हवा बोझल हो गई थी और दीवारें जैसे मेरे ऊपर गिर रही थी। जब रशीद थक कर पलंग पर लेट गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी थी और आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं ले रहा। मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे चंद दिनों में ही बरसों की थिकन और दुख मेरे चेहरे पर लिखे जा चुके हैं। दिल में एक ही सवाल था कि क्या मेरी नई जिंदगी हमेशा इसी खौफ और बेबसी में गुजरेगी, या मुझे आमर को सब कुछ बताना चाहिए। मगर आमर की बाप के सामने झुकी हुई हालत देखकर मेरा हौसला टूट गया और मैं सोचने लगी कि शायद ये राज मुझे हमेशा अपने दिल में ही दफन रखना पड़ेगा।